हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य ज्ञान ट्री में आपका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम कर रहे हैं पाठ्यक्रम यूजीसी नेट 2026 के लिए। तो हमारा टारगेट है जेआरएफ नेट, जिसकी शुरुआत कर दी है। तो पहले मैंने सिलेबस की वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसे एक बार जरूर देख लिए। दूसरी वीडियो में है इस पूरे पाठ्यक्रम कवि, उनकी रचनाएं और उनका सबका प्रकाशन वर्ष। एक ही पूरे पाठ्यक्रम में सभी एक वीडियो में दिया गया है। तो आप उसे जरूर देख लीजिए, उससे आपके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। फैक्ट क्लियर। आज हम करेंगे पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है, तो यूनिट 2 से संबंधित यूनिट 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में हमारा क्या क्या हमें पढ़ना है, तो एक बार देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक करेंगे। यह है हमारी इकाई 2 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। इसमें पढ़ेंगे आज हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा है। फिर हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियाँ। और ये सब जो भी पढ़ाया जा रहा है, ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के आधार पर है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और उनकी प्रवृत्तियां। फिर आदिकाल की धाराएं, इसी के अंतर्गत आएगी आदिकाल में। आदिकाल की विशेषताएं, प्रवृत्तियां और धारा। धारा में आते हैं आपके राष्ट्र साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, अमीर खुसरो, कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। इनके इन कवियों के बारे में देखेंगे और इनकी रचनाओं के। और जो बचेगा वो कल हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, पार्ट 2 में। तो 2 वीडियो में हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट। फिर देखेंगे हम उसके पीवाई की किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक वाइज चलेंगे। इकाई 2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी दो वीडियो में, और तीसरी में हम करेंगे फिर पीवाई से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं। इतिहास की परिभाषा। इतिहास क्या है? अतीत, जो बीता हुआ समय होता है उसे क्या कहते हैं? अतीत का अर्थ होता है बीते हुए समय से किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का वह वर्णन जो एक विशेष कालक्रम के अनुसार विश्लेषण करके लिखा गया हो, उसे इतिहास कहते हैं। यानी कि कोई भी कार्यक्रम होगा, उसका एक विशेष कालक्रम होता है, कार्य, जिसके आधार पर हम उसका विश्लेषण करके लिखते हैं कि ये काम उस टाइम पे हुआ था। जैसे हेरोडेटस का विचार है इतिहास। हेरोडेटस ने इसे भौतिकवादी नजरिए से समझाया। उनका मानना था कि हर सत्ता अपने शिखर उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद पतन यानी अपकर्ष की ओर बढ़ती है। जैसे कोई ऊंचाई पे पहुंचता है, ऊंचाई प्राप्त करता है, तो उसका पतन भी निश्चित होता है। इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन से संबंधित है। साहित्य और इतिहास का संबंध। सामान्य तौर पर इतिहास से सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाओं का पता चलता है, लेकिन साहित्य का इतिहास इससे अलग नहीं है। यह समय और स्थान की सीमाओं के भीतर विकसित हुए साहित्य का समग्र अध्ययन है। लेखक और उसकी परिस्थितियों का भी ध्यान रखना है इसमें। साहित्य के इतिहास को गहराई से समझने के लिए रचनाकार की परिस्थितियों और परंपराओं को जानना भी बहुत जरूरी है। विभिन्न विचारकों के सिद्धांत। साहित्य के विकास को समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए। तेन फ्रेंच इतिहासकार है। इन्होंने साहित्य के विकास के लिए 3 मुख्य धाराएं बताई हैं। नंबर 1 जाति, जिसे जातीय परंपरा कहते हैं। वातावरण, राष्ट्रीय का वातावरण। क्षण, समय विशेष की इस परिस्थितियां, कि उस समय की परिस्थितियां कैसी होंगी। नेक्स्ट है हर्षन महोदय के कथन है। इन्होंने युग चेतना और परंपरा के साथ साथ लेखक के व्यक्तित्व को भी साहित्य विकास का आधार माना। जर्मन इतिहासकार ये मुख्य रूप से युग चेतना को ही आधार मानते हैं। मार्क्सवादी ये व्यक्ति के बजाय समाज की आर्थिक स्थिति और वर्ग संघर्ष के आधार पर साहित्य को देखते हैं। फ्राइडवादी विचारक, इनके अनुसार साहित्य के विकास का मुख्य कारण मनुष्य का मार्मिक अंतर्द्वंद है। मानसिक अंतर्द्वंद को माना। मार्क्स चिंतक ने व्यक्ति के बजाय सामाजिक आर्थिक स्थिति और वर्ग संघर्ष को आधार पर साहित्य को देखते हैं।
जर्मन इतिहासकार युग चेतना के रूप में देखते हैं और हर्षन महोदय युग चेतना परंपरा के साथ साथ लेखक के व्यक्तित्व पर को आधार मानते हैं। आइए रिचर्ड आइए रिचर्ड जो हैं, इन्होंने काव्य का व्याख्या वैज्ञानिक और अर्थ विज्ञान के आधार पर की है। इतिहासकार हेरोडेटस के अनुसार किसी भी सत्ता की परिणति अंत में किस ओर होती है। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो किसकी ओर करती है, अपकर्ष की ओर। जैसे जैसे जिसके जो ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसका पतन भी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच इतिहासकार तेन ने इतिहास साहित्य के विकास की व्याख्या के किन तीन आधारभूत सूत्रों का प्रतिपादन किया। तो किन तीन आधारभूत बताए, भाषा, छंद और अलंकार, धर्म, राजनीति और समाज, जाति, वातावरण और छंद। तो यही तीन आधारभूत तेन मोदे ने बताए थे, जाति, वातावरण और छंद। मार्क्सवादी चिंतक साहित्य की व्याख्या का मुख्य आधार किसे मानते हैं, तो वे मानते हैं आर्थिक परिस्थिति और वर्ग संघर्ष पर आधारित साहित्य की व्याख्या करते हैं। हर्षन महोदय ने साहित्यकार के किस पक्ष को विकास का आधार बताकर तेन के साहित्य में नया आयाम जोड़ा। तो उन्होंने उस लेखक का जो है विशिष्ट व्यक्तित्व पर भी आधार बनाया। फ्राइडवादी विचारक साहित्य विकास का मूल कारण किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं मानसिक अंतर्द्वंद को। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विद्वानों ने अलग अलग पद्धतियों का वर्णन किया है। मुख्य रूप से इनकी चार पद्धतियां मानी जाती है, जिनका विवरण नीचे दिया है। नंबर 1, वर्णानुक्रम पद्धति। यह इतिहास लेखन की सबसे पुरानी और सरल पद्धति मानी जाती है। विधि, मतलब इस पद्धति की क्या विधि है, इसमें कवियों और लेखकों का विवरण उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार दिया जाता है। विशेषता है इस पद्धति की, इसमें रचनाकार के समय काल को महत्व नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए कबीर और केशव दास का नाम एक साथ आ सकता है, क्योंकि दोनों कैसे शुरू होते हैं, भले ही उनके समय में कितना ही अंतर क्यों ना हो। लेखक गार्सदा तासी और शिव सिंह सैगल ने इसी पद्धति का प्रयोग किया। कमी रही इस पद्धति की, क्या कमी है, तो इसे सच्चा इतिहास नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे कवित्व व्रत संग्रह कहा जाता है। कालानुक्रम पद्धति दूसरी है विधि है, इसमें इसमें लेखकों का विवरण उनके जन्म तिथि या समय के आधार पर दिया जाता है। इस विशेषता है, इतिहास में जो पहले पैदा हुआ उसका वर्णन पहले आएगा, यानी कि जन्म के आधार पर इस पद्धति का माना जाता है। इसे लेखक कौन मानते हैं, लेखक है इसके जॉर्ज गिरेशन और मिर्च बंधु ने इस पद्धति का प्रयोग किया। इस पद्धति में क्या कमी रही, इसमें केवल कवियों की सूची तैयार हो जाती है, लेकिन उस समय की परिस्थिति और प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं हो पाता। तीसरी पद्धति इसमें रही है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति की विधि है, इस पद्धति में इतिहासकार पूरी तरह तटस्थ होकर तथ्यों को इकट्ठा करता है और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। विशेषता, इसमें लेखक अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ता, बल्कि केवल प्रमाणों के आधार पर ही बात करता है। कमी है, इतिहास केवल तथ्यों का संकलन नहीं है, उसमें व्याख्या और विश्लेषण की भी जरूरत होती है, जिसकी इस पद्धति में कमी रह गई है। तो यह इस पद्धति की कमी रही, क्योंकि इसमें तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या नहीं की गई थी। विधेयवादी, यह इतिहास लेखन की सबसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। विधि है, जैसे कि तेन महोदय ने के बारे में बताया गया, यह पद्धति जाति, वातावरण, क्षण के विश्लेषण पर आधारित है। विशेषता इसमें यह देखा जाता है कि किसी खास समय में समाज की कैसी परिस्थिति थी और परिस्थितियों ने कैसे साहित्य को प्रभावित किया। लेखक, हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति का उपयोग किया, जिनका साहित्य इतिहास इसी कारण आज भी सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तो जो ये कालानुक्रम पद्धतियां है, ये सब किस पर आधारित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। निष्कर्ष है, आज के समय में विधेयवादी पद्धति को ही सबसे सही माना जाता है।
क्योंकि यह केवल कवियों के नाम नहीं गिनाती बल्कि साहित्य के पीछे के सामाजिक और राजनीतिक कारणों को भी स्पष्ट करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को 1929 ईस्वी में जो काल विभाजन किया, उसे आज भी सबसे प्रामाणिक माना जाता है। उन्होंने प्रत्येक कालखंड को उनकी मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर दो-दो नाम दिए। यहाँ उनके द्वारा किया गया काल विभाजन और उनकी समय सीमा विक्रमी संवत में दी गई है। तो ये काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा और वीर गाथा काल के समय है 1050 से 1375 लगभग, ये संवत में है और लगभग 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ये किस में होगा? ईस्वी में। संवत में से हम 57 घटा देंगे तो हमारा ईस्वी सन निकल ही आएगा। यानी कि 1050 में से 57 माइनस करने पर 993 प्राप्त होगा। और ईस्वी करने के लिए 93 में 57 प्लस कर देंगे तो हमारा संवत बन जाएगा। पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल माना है। इसकी समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी, लगभग 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। विशेषता इसमें हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें कबीर, तुलसीदास, सूरदास और जायसी जैसे महान कवि हुए। यह दो धाराओं में बटा हुआ है, निर्गुण जो ज्ञान और प्रेम, और सगुण राम और कृष्ण भक्ति में है। तो दो धाराओं में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, निर्गुण में और सगुण में। निर्गुण, सगुण। सगुण का संबंध है राम और कृष्ण भक्ति से, जबकि निर्गुण का ज्ञान और प्रेम से। ज्ञान और प्रेम से। ज्ञान के हैं संत कबीर और प्रेम के हैं सूफी जायसी, सूफी कवि जायसी। राम में तुलसीदास को मैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में सूरदास माने जाते हैं। नेक्स्ट है विशेषता इस काल में जो रीति काल का रहा, भक्ति काल। अब है थर्ड रीति काल। रीति काल को पहले क्या कहा जाता? उत्तर मध्य काल कहा जाता था और उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा जाने लगा। समय सीमा इसकी 1700 से संवत 1700 से 1900 और लगभग 1643 से 1843 ईस्वी रही। विशेषता है इस काल में श्रृंगार रस और काव्य के लक्षणों रीति पर अधिक जोर दिया गया। बिहारी केशवदास भूषण इस काल के प्रमुख कवि रहे। रीतिकाल में रीतिकाल की 3 श्रेणियां हैं। रीतिकाल में कवियों के लिखने के तरीके अलग अलग थे। 3 रीतियां कौन कौन सी हैं इसमें? एक तो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध, और रीति मुक्त। रीतिबद्ध में चिंतामणि, केशवदास, भूषण कवि आते हैं। रीति सिद्ध के बिहारी हैं और रीति मुक्त में बोधा, घनानंद, आलम और ठाकुर आते हैं। रीतिबद्ध जो काव्य के नियमों, अलंकार, छंद में बंध कर लिखते हैं, तो वे कवि कौन से हैं? केशवदास। जो रीति सद है, जो नियमों को जानते हैं और उनका प्रयोग सहज रूप से करते हैं, जैसे बिहारी। रीति मुक्त जो प्रेम की पीर और अपनी स्वतंत्र भावनाओं को लिखते हैं, जैसे घनानंद। आधुनिक काल। आधुनिक काल को गदकाल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा संवत 1900 से अब तक है और ईस्वी में 1843 से वर्तमान। विशेषता है इस युग की, शुक्ल जी ने इसे गदकाल इसलिए कहा क्योंकि पहली बार खड़ी बोली हिंदी गद में का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। इसमें नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध जैसी विधाएं मुख्य हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसका जनक माना जाता है। इसको आधुनिक काल को। एक जरूरी बात है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है,
एडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सरल निकालने का सरल तरीका यहाँ पे दिया है। विक्रमी संवत 57 ईस्वी सन उदाहरण दिया गया है, तो संवत में से क्या करना है, 57 माइनस करना है, तो घटाने पे 993 होगा। ये मैं बता चुकी हूँ आपको ऊपर। अब आधुनिक काल के कालखंड इसमें दिए गए कि कौन से कालखंड की क्या विशेषता है। विशेषता सहित 1850 से 1900 ईस्वी का समयकाल भारतेंदु युग माना जाता है। इसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। देश प्रेम और समाज सुधार की शुरुआत। 1900 से 1920 द्विवेदी युग का समय है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को शुद्ध किया और अनुशासन लाए। छायावाद का समय है। कभी कभी इनका भी क्रम पूछ लेते हैं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनको क्रम से लगाइए। तो इनका समय और सन आपको याद रखना जरूरी है। और एक फैक्ट यहाँ पे कि जो भी इसकी विशेषता है, वे विशेषता याद कर लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस युग में ये विशेषता रही है। 1920-1936 का समय छायावाद का है, और छायावाद में प्रकृति, प्रेम और कल्पना का प्राधान्य रहा, प्रमुख रही। प्रमुख कवि इसमें प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभ भी माने जाते हैं। 1936 से 1943 प्रगतिवाद रहा। यह मार्क्सवाद से प्रभावित था। इनमें शोषितों और गरीबों की बात की गई। 1943 से 1953 प्रयोगवाद का समय रहा। अगे जी ने तार सप्तक के माध्यम से नए प्रयोग शुरू किए थे। अब तक नई कविता में आधुनिक जीवन की उलझन और यथार्थ का चित्रण किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का कुल समय संवत 1050 से 1375 तक माना जाता है। आदिकाल के प्रमुख कवि, रचनाएं और उनका समय काल। तो अब आदिकाल से संबंधित पढ़ेंगे। कवि हैं सरहप्पा, इनकी रचनाएं दोहा कोच, संवत 826 से 8वीं शताब्दी में इसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। शालिबत सूर्य, भारतेश्वर, बाहुबलीराज, संवत 1241 से 12वीं शताब्दी के जैन साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। नरपति नाल बीसलदेव रासो है, संवत 1212 ईस्वी संवत में माना जाता है और 12वीं शताब्दी। यह एक वीर काव्य है जो प्रेम प्रधान है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, इनका भी समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। संवत में 1225 से 1249 पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहे। जगनिक परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, संवत 1230 यानी 13वीं शताब्दी। इसमें वीर रस की प्रधानता है। दलपति विजय कुमान रासो की रचना है। ये 12वीं से 13वीं शताब्दी। इसमें चित्तौड़ के युद्धों का वर्णन है। अमीर खुसरो पहेली और मुकरियां, संवत 1312 से 1381 14वीं शताब्दी के। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। विद्यापति की रचना है पदावली कीर्तिलता, संवत 1417 से 1505 14वीं से 15वीं शताब्दी। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहते हैं। मुल्ला दाऊद चंदायन, मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, चंदायन है, और संवत 1436 ईस्वी, वैसे 14वीं शताब्दी। सूफी प्रेम काव्य की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। यानी कि सूफी जो प्रेम काव्य कवि हैं, तो वे पहले कौन है, मुल्ला दाऊद, और उनकी पहली रचना चंदायन है। यहाँ पे ये दिया गया है, याद रखने का महत्वपूर्ण तथ्य जो संवत को ईस्वी में बदलना। यदि आप ईस्वी सन एडी जानना चाहते हैं तो संवत में से 57 वर्ष घटाते, जैसे 1050 माइनस 57 कर दिए तो इतना आया। वीर गाथा काल, इस काल की रचनाओं में वीर गाथा काल में क्या लिखा गया है, वीरताओं का वर्णन, राजाओं की वीरताओं का वर्णन अधिक होने के कारण ही रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था। डिंगल पिंगल भाषा, इस समय के कवियों ने युद्ध वर्णन के लिए कठोर डिंगल और प्रेम वर्णन के लिए कोमल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। अब तक हमने आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और विशेषताएं पढ़ी। अब है आदिकाल की प्रमुख धारा और उनकी विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल संवत 1050 से 1375
का समय अत्यंत महत्वपूर्ण और उथल-पुथल वाला रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, क्योंकि इस काल में वीरता पूर्ण रचनाएं की प्रधानता है। नंबर 1, राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। आदिकाल का समय में भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद से यह छोटे-छोटे राज्यों में देश दो छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया था। युद्ध का वातावरण। राजा अपनी सीमाओं के विस्तार और व्यक्तिगत सम्मान के लिए निरंतर युद्ध करते रहते थे। विदेशी आक्रमण। इसी काल में पश्चिमोत्तर भारत से मुसलमानों के आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी शुरू हो गए थे। धार्मिक स्थिति कैसी रही? धर्म के क्षेत्र में पाखंड और जटिलता बढ़ रही थी। सिद्ध, नाथ और जैन मुनियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक धाराएं कौन कौन सी रही? आदिकाल की मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया। साहित्य का प्रकार, प्रमुख विशेषता और उनके रचनाकार। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के वर्जयन तत्व का प्रचार, तंत्र मंत्र और साधना का विकास हुआ। प्रमुख रचना सरप्पा की है और दोहा घोष। नाथ साहित्य में हठ योग, इंद्रिय निग्रह और गुरु की महिमा पर विशेष बल दिया गया था, और ये रचना किसकी है? गोरखनाथ की। जैन साहित्य। जैन साहित्य में धार्मिक उपदेश और आचार रास काव्य के रूप में विकसित हुआ, और जैन साहित्य से संबंधित कवि हैं स्वयंभू, और इनकी रचनाएं पहुंचर्य। रासो साहित्य, राजा की वीरता और प्रेम का अतिशयोक्ति वर्णन किया गया था उस समय, तो चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। लौकिक साहित्य है जनसाधारण के मनोरंजन और प्रेम पर आधारित। अमीर खुसरो, विद्यापति। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हुई थी तो प्रेम पर आधारित थी, यानी कि जनसाधारण के मनोरंजन और प्रेम पर आधारित जो रचनाएं की वो किन किन कवियों ने की? अमीर खुसरो और विद्यापति लोक साहित्य के कवि माने जाते हैं। रासो साहित्य में चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज। जैन साहित्य के हैं कवि स्वयंभू, परम पौंचर्य रचनाएं। नाथ साहित्य में गोरखनाथ की रचनाएं। सिद्ध साहित्य में सरप्पा और दोहा है। तो ये तीन की प्रमुख धाराएं से संबंधित। अब है प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। आदिकाल के काव्य की कुछ अनूठी विशेषताएं थी जो इसे बाद के कालों से अलग करती है। नंबर 1, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। किसमें? आदिकाल में, जिसमें युद्धों का सजीव वर्णन होने के कारण वीर रस मुख्य था, लेकिन राजाओं के विवाह और प्रेम संबंधों के कारण श्रृंगार रस भी साथ साथ चलता रहा इसमें। तो उस समय क्या था, जो भी राजा अपना युद्ध करते थे तो कवि जो उनके बारे में ही लिखते थे, राजाओं के युद्धों के वर्णन लिखते थे और अपना कल्पना के आधार पर इन कार्यों को करते थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कवि राजाओं के दरबार में रहते थे, इसलिए वे अपने राजा को नायक मानकर ही उनकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। सिंपल और सरल शब्दों में, सबको पढ़ने से एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ऐतिहासिकता का अभाव। इन रचनाओं में तिथियां और घटनाओं में ऐतिहासिक सटीकता का कम और कल्पना अधिक मिलती है, यानी कि कल्पना पर आधारित ज्यादा रचनाएं की गई थी। युद्धों का सजीव वर्णन। किस समय में? आदिकाल में। आदिकाल कवि। आदिकालीन कवि केवल कलम के धनी नहीं थे, बल्कि कई कवि जैसे चंद्रवरदाई स्वयं युद्ध के मैदान में जाते थे, जिससे उनका वर्णन सजीव होता था। डिंगल और पिंगल भाषा। राजस्थान की साहित्यिक भाषा डिंगल यानी कर्कश कठोर शब्दावली का प्रयोग होता था, और ब्रज मिश्रित पिंगल थी जो कोमल शब्दावली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। डिंगल का अर्थ है कर्कश मतलब कठिन, और विरज का कोमल सरल। महत्वपूर्ण रचनाकार उनकी कृतियां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चंद्रवरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी पदावली भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम है। अमीर खुसरो, इन्होंने पहेलियां और इस मुकरियां लिखकर खड़ी बोली हिंदी की नींव डाली थी। किसने? अमीर खुसरो ने। नरपति नाल। नरपति नाल, इनकी रचना बीसल देव रासो जो एक विरह वर्णन के लिए प्रसिद्ध है।
जगनिक और परमाल रासो आलाखंड लिखा है जो आज भी लोकगीतों के रूप में गाया जाता है। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखें, आदिकाल हिंदी साहित्य का वह शैशव काल है जहाँ एक ओर युद्धों की हुंकार थी तो दूसरी ओर सिद्धों और नाथों की आध्यात्मिक शांति। इसी काल ने भविष्य के भक्ति काल और रीति काल के लिए आधारभूत तैयार की थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने पढ़ा आदिकाल से संबंधित प्रवृत्तियां, विशेषताएं और उनकी प्रमुख धाराएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं।